सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज कुछ देर पहले कौमी असम्बली का इजलास भी और कौमी असम्बली के इजलास से पहले आज फिर से फौजी अदालतों के हवाले से मामलात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे। अब अगले आने वाले वक्त में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बस अब वक्त कम है इस पार्लियामान का और पार्लियामान के ख़त्म होने के बाद निगरान हुकूमत पर इलेक्शन ईयर, ये तमाम तर मामलात हैं और इसमें जिस तेज़ी के साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, एक तरफ दोनों जमातें जो बड़ी थी उनके दरमियान इख्तलाफात भी, लेकिन उसमें आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ वजाहतें भी दी और कुछ क्लैरिटी भी हुई कि कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि नून लीग से ज़्यादा ये जो वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हैं। एक तरफ एक जमात है जो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, आए दिन कोई ना कोई शख्स उस जमात को छोड़कर किसी दूसरी जमात में या सियासत से किनारा कश हो रहा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून और फिर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी जो है वो बना ली गई है। अब इसके मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मुज़म्मिल शाह साहब। बहुत शुक्रिया सैयद मुज़म्मिल आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, अब जो मामलात हालात चल रहे हैं, अब एक ही बात हो रही है कि चीज़ें आसान हो रही हैं इस वक्त हुकूमती जमातों के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए, और जो कहा जा रहा था कि शायद को बहुत ज़्यादा एक जमात की बड़ी पजीराई है और उसके वोट, और वो बार बार इलेक्शन की बात कर रहे थे। अब मामलात इलेक्शन की जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2 सूबाई असम्बलियों के तो इलेक्शन शायद आइन की रूह के साथ होने थे, नहीं होने थे, लेकिन अब आम इंतखाबात होते हुए नज़र आएंगे। देखिए, इलेक्शन की तरफ मामलात चले भी जाएं तो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका जो इत्तेहाद था उसमें तो दरार जो है वो वाज़ेह दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईद के फ़ौरन बाद सरप्राइज़ देने का प्लान है, और सरप्राइज़ यही है कि हम रास्ते अलग कर लेंगे नून लीग से अपने, क्योंकि पंजाब के अंदर जो एंटी नवाज वोट है उसको केटर करना चाह रही है पीपल्स पार्टी, और उनको अंदाज़ा है कि इस गवर्नमेंट का जो फेस शहबाज शरीफ साहब रहे हैं पिछले 1 से 1.5 साल में, तो उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। आवाम के पास जाकर लोड शेडिंग का आपको इल्म होगा 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो साथ साथ एक महंगाई का मसला और दूसरा ये, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी जो है वो सेफ खेलना चाहती है, और पीडीएम को अब ये डिसाइड ये करना है कि कितनी देर तक इस इत्तेहाद को आगे बढ़ा सकते हैं। जो बयानात हैं वो भी आपके सामने, नदीम अफजल चंद साहब ने जो बयान दिया, फैसल करीम कुंडी साहब ने जो बयान दिया और तारिक फजल चौधरी ने जो बयान दिया, वो सब ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये पार्टनरशिप जो है ये देर तक चलने वाली नहीं है। और जहाँ तक बात है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से जो आपने इंट्रो में कही, तो उनका मुस्तकबिल दिखाई ये दे रहा है कि नून लीग के साथ होने वाला है, क्योंकि अभी आज शहबाज शरीफ साहब लंदन जाना था और साथ साथ वहाँ पर ओन चौधरी साहब भी मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब भी इलाज की गर्ज से वहीं पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब भी वहीं पर मौजूद हैं। तो कहा यह जा रहा है कि कोई हिकमत अमली ऐसी बनाई जाएगी कि सीट एडजस्टमेंट की जाए, और साथ साथ ये जो नई पार्टी बनी है ये किंग मेकर पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर ये 30 से 35 सीटों पे फोकस करते हैं तो उससे पंजाब पॉलिटिक्स तब्दील हो सकती है बेसिकली। तो पीपल्स पार्टी को भी ये गिला था कि ये जो नई जमात बनाई गई है इसमें जो इलेक्टेबल्स मौजूद हैं ये दरअसल पीपल्स पार्टी से जाने वाले लोग थे, इनकी अक्सरियत, तो उनको हमारी जमात में वापस आना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं उस तरह से और एक नया बन गया। तो अब देखना यही है कि इलेक्शन, जिस तरह से आपने भी कहा कि अक्टूबर की अगर तारीख हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है और अक्टूबर में ये इंतखाबात का इनेकाद अगर होता है, तो उस सूरत हाल में बेसिक जो पंजाब के अंदर गेम है उसी को प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पंजाब जो है वो वैसे भी इस वक्त जो है इलेक्शन के लिए बैटलफील्ड हो रहा है। अच्छा मुज़म्मिल, हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त इलेक्शन हो रही है तो फिर इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। जो इलेक्शन की जब भी बात होती है इफ्तिखार साहब का नाम सर फहरिस्त होता है कि, लेकिन इफ्तिखार साहब, सर आपकी जो तज्ज़िया है वो क्या कह रहा है कि अब हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है पार्लियामान की, उसके बाद इलेक्शन, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो पार्टियां नई भी बन गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर नज़र आ रहा है मुस्लिम नून के साथ, क्या सूरत हाल सर? इलेक्शन भी वाकई अक्टूबर नवंबर में, और जो पंजाब है वो किस तरफ होगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन आईनी तौर पे जो उसकी मुद्दत है उसमें होगा। पंजाब को आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक अटक से लेकर जेलम तक का इलाका है,
पुठौर। फिर जेरम से ऑनवर्ड जो इलाका है, ये आप इसको सेंट्रल पंजाब का इलाका कह सकते हैं। अगरचे गुजरात का इन्फ्लुएंस है दरिया चनाब के उस पार भी, मंडी बहुद्दीन वगैरह में भी, लेकिन वो इन्फ्लुएंस एक बहुत महदूद किस्म का इन्फ्लुएंस है। फिर आपका सेंट्रल पंजाब आ जाता है, एंड साहिवाल को हम जैसे हम क्रॉस करते हैं, मुल्तान की हदूद में जाते हैं, तो मुल्तान से लेके फिर डेरा खान तक, अपना डेरा गाजी खान तक का जो हल्का है, ये फिर आपका सराइकी बेल्ट है। तो इसी में मुकाबला होगा। और एक जो नई जमात का आप तस्करा कर रहे हैं, वो भी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। उसके पास ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो कि इन्फ्लुएंस रखते हैं अपने इलाकों में, और वो मुमकिन है इंतखाब जीत भी जाएं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अपने आप को यहाँ पे जंग लड़ेगी अपने बका की, ताकि वो अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को बचा सके और उसका जो वोट बैंक है वो ज़्यादा एरोड ना हो और उसकी सीटें कम ना हो। तीसरी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की पिछले दिनों। आसफ जरदारी साहब आए हुए थे, बाद में बिलावल साहब भी लाहौर आए, तो उन्होंने कोशिश की। किस हद तक उस कोशिश में कामयाब हुए हैं ये तो इंतखाबी नताइज ही बताएंगे। और फिर आप इस तरफ आ जाएं, जो हम ये पुठार के इलाका है जो अटक तक है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है और PTI के भी आपको काफ़ी सीटें नजर आती हैं जो उन्होंने पिछली दफा दी थी। और जो सेंट्रल पंजाब है इसमें भी उनके पास सीटें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि PTI किसकी क़यादत में इलेक्शन में जा रही है, नंबर 1, और नंबर 2 उसके हालात और वाक़यात क्या होते हैं, ये चीज़ों को सामने हमें रखना होगा। सो इस वक्त ये अंदाज़ा लगाना और फौरी तौर पर कोई जजमेंट देनी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी इसमें एक फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद भी है। उससे बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा। उसके जो वोट बैंक है, जो उसका वोटर है, जो इतना इफेक्टिवली नज़र नहीं आता अभी आपको इतने सालों से, देखना है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद वो कितना चार्ज हो जाता है, कितना मोटिवेट हो जाता है। तो ये भी हमें इंतज़ार करना होगा। इन तमाम जो बातें मैंने आपसे की हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। तकसीम की नोयत यही है पंजाब की, जो मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा इफ्तिखार साहब, इसमें एक सवाल है कि जो नई एक पार्टी बनी है या बनाई है, जो भी है, उस पार्टी का रुझान किस तरफ हो सकता है? अलायंस तो होते ही हैं, वो नून लीग की तरफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी, क्योंकि जनूबी पंजाब में भी खास से वो मुतहर्रिक हैं बाकी जमातों जिनका जिक्र आपने किया। जब आप कह रहे हैं कि वो जनूबी पंजाब में बड़े मुतहर्रिक हैं, तो साफ ज़रा पे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी मुतहर्रिक जो है वो जनूबी पंजाब में ही है। जो आप जितनी भी उनके दोस्त शामिल हुए हैं, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान के लोग ज़्यादा शामिल हुए हैं जब आसफ अली जरदारी साहब यहाँ पे थे। और बिलावल ने जो लाहौर में बैठ के कोशिश की है, उसमें पोलिटिकल वर्कर्स शामिल हुए हैं। तो अगर आपके सवाल को मैं देख लूँ तो नज़र ही आता है कि जो IPP है वो उसका और पीपल्स पार्टी का दरमियान तकसीम होगी वोटों की वहाँ पे। और उसमें साफ है कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो अपना कोशिश करेगी कि उसकी सीटें बच जाएं। पिछली दफ़ा उसकी सीटों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया तहरीक लबैक पाकिस्तान ने, और इस दफ़ा तहरीक लबैक पाकिस्तान भी अगर लड़ती है उस इलाके से, तो फिर ये बहुत मुश्किल है टू मेक ए डिसीजन राइट नाउ व्हाइल वी आर टॉकिंग टुडे, बिकॉज अभी इलेक्शन में 3-4 महीने पड़े हैं और इन 3-4 महीनों में बहुत सी बुनियादी तब्दीलियाँ होती नजर आती। सही। तो इफ्तिखार साहब, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो बहुत से तो वो लोग हैं जो इलेक्टेबल्स थे वो भी छोड़ गए, और कुछ अब अगले आने वाले वक्त में भी एक एक दो करके आ रहे हैं। तो जो पुठोहार की खित्ता और सेंट्रल पंजाब की आप फरमा रहे हैं, उसमें अगर कल कलां को लोग और निकलते हैं तो फिर तो अगर मजबूत लोग ही ना हो तो फिर PTI इस दोनों रीजन में इलेक्शन लड़ने के काबिल होगी सर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी बहुत आप अर्ली स्टेज पे ये सवाल करें। अभी सवाल इंशाल्लाह चलता रहेगा अगले 4 महीने, रोज ही कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन मैंने आपको 3-4 बातें बताई जिसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना। वो एक उसकी पार्टी के लिए बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पे होगा। दूसरा सवाल है PTI का। PTI को आप एज ए पोलिटिकल पार्टी अभी ख़त्म ना समझें। देखना ये है कि क्या वो कुछ सही सिमत में सियासी फैसला करते हैं या वो एडवेंचरिज्म करते हैं। जिस एडवेंचरिज्म का उन्होंने हमें मुजाहरा दिखाया असेंबलियां तोड़ के पंजाब की, कौमी असेंबली में ना जाके, ये एडवेंचरिज्म था। अगर कौमी असेंबली में वो बैठते और पंजाब की असेंबली को चलाते तो डेफिनेटली इसका फायदा उनको बहुत होता।
लेकिन उन्होंने एक एडवेंचर किया और सियासत में इतना भारी एडवेंचर करने का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकला और ये तो बहुत बड़ा एडवेंचर था। अगर तो इनकी पार्टी किसी सही आदमी के हाथ में आती है और वो इसको पॉलिटिकली लेके चलता है तो नताइज कुछ और होंगे। अगर ये एडवेंचरिज्म जारी रहा जो है तो फिर नताइज मैं नहीं समझता इतने मुस्बत होंगे, क्योंकि लोगों का अफवाज पाकिस्तान के साथ झगड़ा करना और उनके साथ इस तरीके की कैंपेन में शामिल होना बहुत मुश्किल नजर आता है। अपने चौधरी गुलाम सरवर का देख लें जो उसने कल फैसला किया है, हुमायूं का फैसला देख लें, परवेज खटक का फैसला देख लें। दे वर वेरी कमिटेड पीपल विद द पीटीआई। तो इन्होंने अपनी मुकामी सियासत भी तो देखनी है कि मुकामी सियासत में क्या लोग उस इंतहा पसंदाना जो सोच है उसके साथ चलना चाहते हैं या मिडिल ऑफ द रोड जाना चाहते हैं। सही, बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंतहा पसंदाना सोच होनी चाहिए या फिर सियासी तौर पर मैच्योरिटी नज़र आए। तो मुजम्मिल आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, वो जो कहा जा रहा है कि जी आम पब्लिक जो है वो पीटीआई के साथ होगी, उसका वोटर होगा, उस वोटर और उन लोगों के अंदर भी वो तब्दीली हो कि ये मैच्योरिटी कि सियासी तौर पर कौन मैच्योर है, किधर फैसला होना चाहिए, या फिर वहाँ पर सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है जैसी आज से 2-4 महीने पहले थी? मुझसे सवाल जी मुजम्मिल, आप प्लीज रिपीट कर दें, मैंने पूरा सवाल नहीं सुना। मैं ये जानना चाह रहा था, वो जो अवामी एक रद्द-ए-अमल की बात की जा रही होती, पीटीआई कहती जी वोटर तो फिर भी पीटीआई का ही है, उसके चेयरमैन का ही है, तो वो वोटर जो है वो अब मुतहर्रिक होगा अगले आने वाले इलेक्शन में अगर कोई और पार्टी को लीड करता है या चेंज होता है पीटीआई के तरीक़ाकार में, या वही सेंटिमेंट जो है वो पहले था वही बरकरार रहेगा वोटर? असद उमर साहब का भी उस पर मौक़िफ़ जो है, मैं उससे के अलावा कोई और लीड करता है तो ऑब्वियसली वो हम स्पिरिट नहीं देखेंगे वोटर के अंदर, क्योंकि पार्टियां पाकिस्तान के अंदर आपको पता है शख्सियात के गिर्द घूमती हैं। यहाँ पर नज़रियात की सियासत नहीं होती, ना ही पार्टी ऑल टुगेदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनती है। वो सिर्फ एक शख्सियत के आने और जाने पर डिपेंड करती है। जैसे नवाज शरीफ साहब गए हैं, इफ्तिखार साहब अभी बात कर रहे थे कि उनकी वापसी पे दारोमदार है इस चीज़ का, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स होती है, तो फ़र्क तो बहुत पड़ेगा अगर चेयरमैन तरीके इंसाफ मैदान में नहीं होते और अगर शाह महमूद साहब या कोई और लीड करता है तो उससे वोट बैंक में अच्छा खासा फ़र्क आएगा। लेकिन बाकी पार्टीज़ भी यही कोशिश कर रही हैं। फवाद चौधरी साहब के भी जो बयानात थे शुरू में वो यही थे कि हम पीपल्स पार्टी या नून लीग का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, उन्हें इल्म है कि हमने 10-15 साल का ये बयानिया तश्कील दिया है कि बाकी सारी पार्टियों के साथ इल्हाक नहीं हो सकता, और 30 साल उन्होंने पॉलिटिक्स की है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। तो इसीलिए वो उस वोटर करने की कोशिश करेंगे जो कि तहरीक इंसाफ ने जिस वोटर को जहन साजी के जरिए बड़ा एक्टिव रखा पिछले 5-10 साल में हमने देखा है। तो हर कोई उस वोट को कैप्चर करने की पॉलिटिक्स करेगा। पीपल्स पार्टी का बयानिया भी यही है और स्ट्रेटजी भी यही है कि अपर पंजाब के अंदर जो एंटी नवाज सेंटिमेंट है उसको कैश करके वोट हासिल किया जाए, क्योंकि वो सेंटिमेंट अब भी वहाँ पर बरकरार है और उसका क्रेडिट जो है वो तहरीक इंसाफ को जाता रहा है। तो अब अगर उस वोट को ये कैप्चर करने की कोशिश करें इन दी एब्सेंस ऑफ चेयरमैन पीटीआई तो फिर शायद कुछ ना कुछ वोट बैंक बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल जो है वो पार्टीज के वोट पे नहीं, टर्नआउट पर है। और मैं ये देख रहा हूँ कि टर्नआउट जो है काफी कम होने वाला है। उसकी वजह ये है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर हैवी वेट्स ना हो, बिलफर्ज नवाज शरीफ साहब भी वापस नहीं आ पाते। वैसे तो हाई पावर कमीशन तश्कील दिया शहबाज शरीफ साहब ने, कानूनी तमाम जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको दूर करने के लिए, नवाज शरीफ की वापसी रास्ता साफ करने के लिए। लेकिन अगर वो भी नहीं आते, चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी नहीं होते मैदान में, तो उससे फिर लगता यही है कि टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम होगा। लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे सियासी एक्टिविटी में और इलेक्शन तो ये चीज़ें जो हैं वो इलेक्शन की वो खासी मुख्तलिफ जो आप इशारा कर रहे हैं वो खासी मुख्तलिफ हो सकती हैं अगर ये हैवी वेट नहीं होते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मुजम्मिल शाह साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। इफ्तिखार अहमद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब एक ख़बर हमारे नाज़रीन को हम देते हैं कि पाकिस्तान के पास मौजूद जो डॉलर हैं उनके ज़खायर मज़ीद कम हो गए हैं। ये बड़ी अहम खबर है। स्टेट बैंक ने बाकायदा तौर पर आदाद शुमार जारी किए। उन्होंने कहा कि ज़खायर जो 16 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में 51 करोड़ 44 लाख डॉलर जो हैं वो कम हुए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला मजमूई ज़खायर 16 जून तक 8.86 अरब डॉलर
हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 48 करोड़ डॉलर कम होकर 3.53 अरब डॉलर रहे हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के बाद जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें 3.26 करोड़ डॉलर कम होकर अब 5.32 डॉलर कम रहे हैं। ये एक पैरेलल सिचुएशन है जो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से जब भी डॉलर के ज़खायर वो पाकिस्तान में कम हो रहे हैं तो फिर दबाव भी बढ़ता है चीज़ों में। हमें तो अभी बहुत ज़्यादा तौर पर जो है वो एक कर्ज़ की ज़रूरत है, और कर्ज़ इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपने कर्ज़ उतारने हैं। उसके लिए IMF के साथ मामलात भी नहीं बन पाए हैं। और दूसरी जानिब एक अच्छी खबर और हौसला अफजा ये खबर सामने आई कि जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर जो है वो कदरे कंट्रोल हुआ है और उसकी कीमत कम हुई है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में जो फ़र्क है वो अब कम हो गया है, जिससे बहरहाल एक हौसला अफजा बात है। लेकिन दूसरी जानिब डॉलर के ज़खायर का कम होना, ज़र मुबादला के, और फिर पाकिस्तान में रेमिटेंस कम होना, ये दोनों जो सिचुएशंस हैं ये खासे बहरहाल पेचीदा हो रही हैं, जिसके लिए अभी तक मामलात क्लियर नहीं हो रहे। अगर आज की बात की जाए तो 23 जून है, सिर्फ ये 6 दिन बाकी हैं और IMF के साथ मामलात क्लियर नहीं हो पाए। वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद, वज़ीर ख़जाना भी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि वज़ीर ख़जाना तो उन कोशिशों के नतीजे में शायद इतने फेडअप हुए कि उन्होंने कल एक सहाफ़ी को धक्का भी दिया, थप्पड़ भी मारा, उनसे मोबाइल भी खींचने की कोशिश की, क्योंकि उनसे यही सवाल किया जा रहा था कि आप क्यों अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, मामलात क्लियर क्यों नहीं हो पाए हैं IMF के साथ। तो यही वजह है कि अब चीज़ें जो हैं वो बहरहाल ख़राब हो रही हैं दोनों जानिब। इसको ठीक करने के लिए हुकूमत के पास वक्त अब खासा कम है, क्योंकि 1.5 माह का वक्त किसी भी हुकूमत के पास होना ये इंतहाई मुश्किल काम है। और IMF जाती हुई हुकूमत के साथ किस किस्म का मुआहदा करेगी ये सबसे अहम है, क्योंकि पिछली हुकूमत के हवाले से इस हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जिस किस्म के मामलात किए हैं सूरत हाल रही। जब हम बात कर रहे थे इस वक्त डॉलर की कीमत के हवाले से और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में जो फ़र्क है वो अब कम हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, फॉरेक्स डीलर हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। मलिक साहब, ये ओपन मार्केट और ये जो फ़र्क अब कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था, ये मज़ीद कम होने का कोई चांसेस हैं, और किस वजह से ये अब कम अज़ कम फॉरेक्स की मार्केट में बेहतरी आई है? जी मलिक साहब, आप सुन सकते हैं? जी हाँ, जी मलिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये जो फ़र्क है ये कम हुआ है, ये क्या बुनियादी वजह है, और क्या ये मज़ीद फ़र्क ओपन मार्केट और इंटरबैंक में होगा अगले आने वाले वक्त में? इंशाल्लाह और भी कम होगा। हमारा पूरी कोशिश थी। देखे एक वक्त में 30 रुपए का फर्क था, आज अलग सिर्फ 4 रुपए का फर्क रह गया, और हमारी कोशिश ये है कि ये फर्क वही 1-2 रुपए का रह जाए या उससे भी कम चला जाए, ताकि बढ़कर हमारी बढ़ जाए। क्योंकि मार्केट का और इंटरबैंक का जब फर्क बढ़ते हैं तो आपने देखा वर्कर 3 अरब डॉलर माना से कम हो गए 2 अरब डॉलर तक आ गई थी। तो वो लोग फिर ग्रे मार्केट में जाकर अपना सेल करते हैं, हवाले का रेट बढ़ता है जब, तो हमने उसी चीज को ब्लैक मार्केट को और हवाला मार्केट को खत्म करने के लिए ये फर्क कम किया। और फर्क की बड़ी वजह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी, जो कि रोजाना 10 से 15 मिलियन डॉलर थी, और जितने भी ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं तकरीबन कमर्शियल बैंकों ने 5 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पब्लिक को इशू किए और ऑनलाइन शॉपिंग में ये सारे पैसे उड़ा रहे थे। तो हमने उन्हें बताया भाई एक तो इन पे टैक्स लगाएं और दूसरा फ्री मार्केट से उनको ना खरीदने दें, क्योंकि फ्री मार्केट में इतना वॉल्यूम ही नहीं है, जिसकी वजह से फर्क बढ़ गया और लोग फिर तरजीह देते हैं हवाला सेल करने के लिए। तो इशाक डार साहब ने सिर्फ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक को हदायत जारी की, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, फौरी तौर पर दूसरे दिन ही इसको सर्कुलर जारी किया, और उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट मुसलसल फर्क खत्म होता जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है आज सिर्फ 4 रुपए का फर्क है, और हमारी कोशिश है कि किस तरह ये 4 का भी खत्म हो जाए। मलिक साहब, ये इसके अलावा आज फ्लाइटें खत्म, जी मलिक साहब, आज फ्लाइटें भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, उनकी डिमांड भी खत्म हो गई है। सही। मलिक साहब, ये ओपन मार्केट में तो चीज़ें कम हुई हैं डॉलर, लेकिन जो इंटरबैंक का रेट है अब वो आप समझते हैं कि वो भी कुछ कम होगा अगले आने वाले वक्त में? जी बहुत ज्यादा कम होगा। देखो ये अभी इस वक्त 288 से कम हो गया, 286 पे 2 रुपए कम हुआ है। जी हाँ। और क्योंकि पेमेंटें बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, और जो ये पेमेंटें खत्म होगी, खास तौर पर जो कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे 4000 कंटेनर, उनकी पेमेंटें हैं। और इसके अलावा हुकूमत ने 30 जून तक पेमेंटें करनी है कमर्शियल लोन की, उसकी पेमेंटें हैं। और इसके अलावा जो है इस वक्त इम्पोर्ट पे बहुत सी चीज़ों ने आपने गवर्नमेंट ने जो है
गैर एलानिया पाबंदी लगाई हुई ताकि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस और वाला गवर्नमेंट कामयाब रही। पिछले 28 महीने में $628 मिलियन सरप्लस अकाउंट हुआ है। और ये इसी चीज की कड़ी है कि पहले हम अपने खुदा न खाते IMF अगर लोन नहीं देता तो बैकअप तौर पे पेमेंटें अपनी अदा होती रहे ताकि पाकिस्तान की डिफॉल्ट की तरफ में जाए। और यही स्ट्रेटजी बनाई चलिए अब बड़ा देखते हैं मलिक साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरबैंक में भी अब ये कम होगा रेट, तो फिर अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कहाँ पर ये आता है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान थे, फॉरेक्स डीलर। और जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद डॉलर के ज़खायर मज़ीद कम हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम IMF से अभी तक बात नहीं कर पाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मईशत के हवाले से बड़ा बात करते हैं और ख़ासतौर पर बिजनेसमैन कम्युनिटी जो इस वक्त क्या सोच रही है सारे अमल में, उस पर बात करते हैं। शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब, खुद वज़ीर आज़म को बात करना पड़ रही है, लेकिन हुकूमत तकरीबन कुछ 1.5 महीने की रह गई है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बिजनेसमैन कैसा सोच रहा है कि IMF के साथ अगर ये बातचीत मामलात नहीं कर पाए इस हुकूमत में तो क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, अगर IMF से अगर मामला तय नहीं होते तो हमको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना पड़ेगा। और जितना हम डिफॉल्ट की बात करते हैं उसकी बात करते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप ये देखें कि जितनी शराइत थी IMF की, मेरे ख्याल है उन्होंने सारी पूरी कर दी। इसकी वजह से हालांकि इंडस्ट्री जो है ना वो आधी बंद हो गई है। और जब रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट जब विड्रॉ किए हैं IMF की कंडीशन के तौर पर गैस पर से, बिजली पर से, तो ज़ाहिर है वो वारे से निकल गया और जो है ना अब आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री भी बंद है। आज भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा। लेकिन IMF की हमें शराइत पूरी करने के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये सारी सब चीज़ें हम कर रहे हैं, और अगर IMF का नहीं हुआ तो ज़ाहिर है हमको फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास हमको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना पड़ता है। और रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि हम ये पैसे नहीं दे सकते और आप आपको रिशेड्यूल कर दे। वो रिशेड्यूलिंग के बाद जो है ना हमारी क्या पोजीशन रहती है ये बड़ा देखने का होगा। हमारी LCM दुनिया में एक्सेप्ट होती हैं नहीं होती हैं, उसके अंदर इंश्योरेंस की शर्त लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। फिर जो शिपमेंट्स हैं, जो अपनी जो स्टीम लाइनर हैं जो यहाँ आते हैं अपने, चाहे वो कोई भी लाइनर हो, वो सारे यहाँ आते हैं नहीं आते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की क्या पोजीशन रहती है, हमारी करेंसी की क्या पोजीशन रहती है, सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला IMF का ये वाला 9th ट्रेंच है ये हो जाएगा साइन, क्योंकि हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर चाहे प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये नहीं देख रहे कि इससे क्या नुकसान होगा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि IMF से हमें 9th ट्रांच ले लें। तो इसके मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा और इसके बाद चीज़ें शायद दुरुस्तगी की तरफ चलती हैं। चलें, ये जो आप बात करें कि हो जाए तो बहुत बेहतर है, वरना तो फिर पूरे का पूरा एकदम चीज़ें जो हैं वो शफल हो सकती है। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थे। और अब आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं कि मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गई हैं, लेकिन रौनकों के बढ़ने के साथ साथ दाम भी बहुत बढ़े हुए हैं और गाहक इस वक्त खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी मंडी की बात कर लेते हैं, कराची मवेशी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद काशान हमारे नुमाइंदे, उनसे जानते हैं क्या सिचुएशन है कराची में इस वक्त भाव ताव की, ख़रीदारों की और मवेशियों की। काशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें बॉल न्यूज़ अपने देखने वाले नाजरीन को बर वक्त जो है मवेशी मंडी से आगाह कर रहे हैं। हमने मवेशी मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा करा है। हम इस वक्त बकरे जहाँ पर मौजूद हैं उस ब्लॉक्स में मौजूद है। मेरे कैमरामैन नज़ाकत आपको दिखाएंगे कि ये मेरे साथ जो बकरा मौजूद है ये गुलाबी नस्ल का बकरा है। इनके व्यापारी भी मेरे हमरा मौजूद है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये भाई 50,000 का या 45 का, लेकिन छोटा बच्चा मिलता है दूध पीता, हालानी से ले आता है, रानीपुर गंबट से उधर लेके आता है, गंडम खाता है, लेकिन गाह से बहुत है, इसमें खर्चा बहुत है, आने जाने का भी बहुत है। इधर का खर्चा 2,000 भाई, ये हमारा 1,30,00,000, 1,20,00,000, 1,25,00,000 का बिके जब तो हमको रोज़ी मिलेगी। जी बिल्कुल, आपने देखा ये गुलाबी नस्ल का बकरा जो है देखने वाले नाज़रीन देख रहे हैं। इनके व्यापारी मेरे हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है, इनका यही कहना है कि ये इस बकरे की कीमत जो है 1,30,000 रुपये जिसकी मालियत है, ये कह रहे हैं कि 1,20,000 में अगर ये बकरा यहाँ पर फ़रोख्त होता तो फिर इसकी जो खिलाई पिलाई इन्होंने करी है उसके पैसे इनको जो है वसूल। काशान, आप हमें आगाह कर रहे थे मवेशी मंडी में, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यावर रज़ा चावला साहब, स्पोक्स पर्सन है मवेशी मंडी कराची में। बहुत शुक्रिया चावला साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मंडी की जगह तब्दील होने से आप क्या समझते हैं कि जो रश है और लोगों का आना जाना है वो खासा को कम तो नहीं हुआ है?
दफ़ा तो अनएक्सपेक्टेडली लोगों ने उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। वो शुरू का एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा था जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी। देखिए, मैं उसकी एग्जांपल ऐसे ही दूंगा, जैसे आज आप बोल न्यूज़ का नाम जो है ना, बोल न्यूज़ प्लस कर दें तो भी लोग कहेंगे नहीं, पुराना वाला बोल बहुत अच्छा था। तो सिर्फ ऐसे ही केस था कि जैसे सुपर हाईवे से जब हमने नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मंडी को शिफ्ट किया तो एक लोगों के दरमियान बस उसी का एक खला था जिसको लोगों ने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन आप जैसे तमाम चैनल्स ने हमें इतना सपोर्ट किया कि आज आप मंडी की एंट्रेंस के ऊपर ही आप देखते हैं तो आपको, अगरचे हम लोग सिविलाइज लोगों की तरह से बिहेव करें तो लाइंस बड़े प्रॉपरली और लोग एंटर हों और बड़े आराम से निकलें। बस थोड़ा सा हम गफलत बरतते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक्स आती हैं। अदरवाइज तो इस वक्त मंडी के अंदर, क्योंकि कराची में पूरी शहर के अंदर अगर 35 मंडियां और लगी हुई हैं, ये वाहिद मंडी है जो लोगों की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के काबिल है, जो सुन्नत इब्राहिमी ईद उल अज़हा के लिए हम सारे मुसलमान अदा करते हैं। ये इतनी बड़ी मंडी है जहाँ पे 7.5 लाख से ज्यादा जानवरों का जगह है, गुंजाइश है, और इस वक्त कम्प्लीटली तौर पे सिक्योर जानवर जो है वो अभी तक आ गए हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगला, क्योंकि अब तो चंद दिन बाकी रह गए हैं? देखें, अभी तो फ्लो निकलने का, जो जानवरों की खरीदारी का फ्लो है वो बहुत फास्ट है। सही। और इस वक्त अगर आपके कैमरास दिखा सकें और आपके पास अगर मैं फुटेज आपके पास है तो आप दिखाएंगे कि सिर्फ निकलने का इन्फ्लक्स देखने के लिए उसमें ट्रैक लगे हुए हैं, उसमें लाइंस लगी हुई हैं। तो ये वाहिद मंडी है जहाँ पे आपको हर तरह का जानवर, हर प्राइस का जानवर मिल जाता है। तो जो जिस रेंज का कराची आइट हमारे यहाँ आता है वो जानवर लेके ही जाता है इस मंडी। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। यावर रज़ा चावला साथ मौजूद थे, स्पोक्स पर्सन मवेशी मंडी कराची। और अब हम बात करेंगे लाहौर के हवाले से। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी ताबिश, आगाह कीजिएगा, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी क्या सिचुएशन है इस वक्त? कराची, बहुत शुक्रिया। अब हम आपको लाहौर की सूरत दिखाएंगे क्योंकि लाहौर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी में, जो पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में छोटे बड़े जानवर शाहपुर कांजरा में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन रेट्स बहुत ज़्यादा है। शहरी उस तरह यहाँ पर ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पे जो कम से कम बैल है वो अगर 4 मन का है तो वो कम से कम जो 4 से 5 लाख उसका रेट है, और जो कैमल है, ऊँट है, उसकी कम से कम कीमत जो है वो 5 से 7 लाख है। ये खूबसूरत कदो कामत जो है बैल है जिनकी उम्र किसी की 3 साल है, किसी की 4 साल है, और ये मुख्तलिफ नस्लों के, जैसे बरहमन नस्ल है, मुख्तलिफ नस्लों के साहिवाल नस्ल है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जो लाहौर में है। और कराची के बाद हमने आपको लाहौर के रेट्स बताए। जो बकरा छतरा है वो कम से कम जो है वो 70 से 80 हज़ार रुपये का। और हम ऑनर से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, मुझे बताएं क्या वजह है। बहुत शुक्रिया ताबिश भट्ट, आप हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की मवेशी मंडी से। और प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।